रोजी रोजी बोलो ना, दोनों फाइल से। हेलो हेलो, हाँ मोहित, करो चालू। आवाज आ रही? अरे यार, आज अभी तक ये लोग शायद कनेक्ट में लेट। हाँ आ रही है। हम्म। और थोड़ा सा 2 मिनट रुकते हैं ना, ये कुछ लोगों को आईडी पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है तो इनको सेंड कर दो। हाँ ठीक है। त्रिवेणी होगी, त्रिवेणी है, आयुषी है, स्वाति है। ये Z60 कौन है? Z60 कौन है, नाम बताएंगे? चालू करें क्या सारे लोग? हाँ इतने लोग काफी है ना? यस सर। ठीक है, फिर जब जो आते रहेगा। ये और एक कोई आया, ये Z60 कौन? हम्म, हम्म। चलो ठीक है, इतने लोग काफी है, चालू करते हैं ना। और एक कौन आया? स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। वो वाली, यस सर। कनक वाला। हाँ हाँ। चलो ठीक है, सारे लोग अपने माइक बंद रखना है ना। ठीक है। ये है 7th चैप्टर हम देख रहे थे, है ना, इवोल्यूशन या विकास, है ना। इसके बारे में एक और चीज थी। अगर यहाँ पे कुछ चीजें हम, जैसे ये विकास से संबंधित जो भी यूनिवर्स वाली चीजें हैं, वो एक दिन कनक में स्पेशल वाली क्लास हुई थी, उस दिन सारा चीजें बताई थी, तो वो वाला वीडियो भी रखा है। तो वो वाला वीडियो डाल दूंगा, तो वहां से कुछ चीजें देख लेना, है ना। यहाँ पे अभी सिर्फ हम बेसिक वाली चीजें देखेंगे कि क्या चीज हो रही थी, है ना। तो सबसे पहले विकास में, तो विकास में क्या चीज था, बहुत सारी थ्योरियां थी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की थ्योरियां बोली थी कि जीवन की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्तियां कैसे हुई है ना। तो उसमें सबसे मेन मेन चीज तो यहाँ पे ये है कि जो हम ब्रह्मांड वगैरह का या अंतरिक्ष वगैरह का अध्ययन जो भी कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है ना, उसका अध्ययन। ये वर्ड भी नोट करना, कॉस्मोलॉजी कहलाता है अंतरिक्ष का अध्ययन करना, या अंतरिक्ष के बारे में जो भी चीजें हैं उनके बारे में कोई स्टडी करना, कोई रिसर्च करना, है ना। फिर इसके लिए एज याद रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एज मानते हैं हम 4.5 बिलियन ईयर, है ना। कि इतने 4.5 से लेके 5 बिलियन ईयर पहले
ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, सारे ग्रह वगैरह बने थे। फिर उसमें ये चीज है कि जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी अभी तक की सबसे मान्य थ्योरी है, बाकी दूसरे फिर धार्मिक रीजनों में अलग अलग है ना। तो वो वाली थ्योरी है ना। तो हम कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेन याद रखना है कि जब 4.5 बिलियन ईयर पहले जो ब्रह्मांड था या अंतरिक्ष था, तो उसका टेम्परेचर यहाँ पर 5000 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक था, जब वो बिग बैंग वाला विस्फोट हुआ था उस समय में, है ना। यहीं पर एक और चीज याद रखना है कि जो पृथ्वी का व्यास है ना, दोनों जो ध्रुव है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो उनके बीच की दूरी है 12,640 किलोमीटर, है ना। फिर दिन का तो पता ही है कि कितने घंटे का दिन होता है ना, तो ये चीज याद रखना है। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति, है ना। तो जीवन की उत्पत्ति में जैसे बाइबल में क्या बोला था कि एवा और एडम थे जो पहले मनुष्य थे, तो ये चीज याद रखना है कि एवा और एडम थे जो पृथ्वी पर बने हुए पहले मनुष्य थे, है ना। फिर मनु और एक सेकंड ना, अगर ये वीडियो बंद कर देंगे ना तो अपना डाटा थोड़ा सा कम खर्च होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में ये याद रखना है कि बाइबिल के अनुसार कौन थे, एडम और एवा, ये थे फर्स्ट ह्यूमन जो इस पृथ्वी पर बने थे, है ना। उसके बाद में जो ब्रह्मांडवाद आता है, एक ब्रह्मांडवाद है। ब्रह्मांडवाद में बोला था कि पहले से ही यहाँ पे कुछ बीजाणु वगैरह थे पृथ्वी पर, उन्हीं से नए जीवन की उत्पत्ति हुई है ना। फिर अकार्बनिक पदार्थों से उत्पत्ति वाला वाद है, एक अजीवित जीवनवाद है ना। उसमें बोला था कि जितने भी अकार्बनिक और अजीवित पदार्थ हैं उनसे जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर लास्ट में सबसे मेन आता है, जो अब तक का सबसे मान्य वाला सिद्धांत है, वो ओपेरॉन सिद्धांत है। ओपेरॉन वाले में क्या चीज बोली थी कि जो छोटे छोटे अणु है, कार्बनिक अकार्बनिक या अजीवित जो कार्बनिक अणु है, उनसे मिलके जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अब अकार्बनिक अणुओं में क्या चीज आ जाती है, जैसे न्यूक्लिक अम्ल हो गए, है ना, प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, ग्लिसरॉल हो गए, ये आ जाते हैं ना। ये फिर मिलर और यूरे को, ये ओपेरॉन सिद्धांत को मिलर और यूरे ने ये एक प्रयोग किया था, और इससे उनने साबित किया था कि जो भी जीवन की उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, रासायनिक पदार्थों के आपस में रिएक्ट करने के कारण। तो ये मिलर और स्टेनले यूरे, है ना, मिलर और यूरे का प्रयोग बोलते हैं ना, तो अमेरिकी थे ये दोनों ही, और इनने प्रयोग किया था। और इनने क्या किया था, यहाँ पर ये जैसे एक दो चैम्बर दिख रहे हैं, ट्यूब्स दिख रही है ना। इनने क्या किया, यहाँ पे पानी लिया, उसको उबाला, उसकी भाप बनाई, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए। अब ये इलेक्ट्रोड लगाने के लिए यहाँ पर इनने क्या, कौन सी धातु यूज करी, तो वो थी टंगस्टन। ठीक है, ये नोट करो कि यहाँ पर इनने टंगस्टन धातु का उपयोग किया था। ठीक है। उसके बाद में इनने यहाँ पे क्या किया, ये जो नीचे वाला ये जो टंगस्टन वाले जो इलेक्ट्रोड लगे, यहाँ पर ये गैस लिखी हुई है। तो गैस कौन कौन सी ली थी इनने, मैथेन ली थी, अमोनिया ली थी, हाइड्रोजन ली थी, और यहाँ से पानी की भाप आ गई थी, है ना। तो इसका अनुपात कितना अनुपात था, 2:1:2 था, है ना। तो ये अनुपात भी याद रखना है कि इनका अनुपात था 2:1:2। ठीक है, तो ये अनुपात याद रखना है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही थी वो क्या थी, यहाँ पे 60,000 वोल्ट से लेके 75,000 वोल्ट तक की थी, है ना। 60 से 70 या 75 पकड़ लो। और फिर जब उसमें स्पार्क हुआ तो यहाँ पे एक स्पार्क डिस्चार्ज बना, है ना। उस स्पार्क के कारण जो डिस्चार्ज बना था उसको इनने हॉट सूप बोला था, है ना। क्या बोला था, हॉट सूप, या तो फिर प्रीबायोटिक सूप। ये वर्ड भी थोड़ा सा नोट करना, है ना, हॉट सूप या प्रीबायोटिक सूप। और यही वर्ड यूज किया था जब ये
केमिकल इवोल्वेशन बता रहे थे, है ना। तो मतलब जब रसायनों के द्वारा जब जीवन की उत्पत्ति बता रहे थे, तब भी यही वर्ड वहां पे, जो जब पृथ्वी का टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस था, उस समय में जो ये पदार्थ आपस में मिक्स हो रहे थे, तो जो सूप जैसा बना हुआ था उसको हॉट थीन सूप बोला था या प्रीबायोटिक सूप बोला था। ठीक है, तो ये चीज। अब जब यहाँ पे ये स्पार्क हो गया तो इसको क्या किया, ठंडा किया, तो नीचे के साइड में यहाँ पे फिर जो वाटर था वो जमा हुआ। अब ये जो लिक्विड जमा हुआ था यहाँ नीचे इस ट्यूब में, इसको जब इनने लैब में माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें इनको एमिनो अम्ल मिले, है ना, ग्लाइसिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला, है ना, एलिनिन मिला, नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित थे, जैसे प्यूरिन हो गए, पिरिमिडिन में जो एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, ये सब चीजें यहाँ पर उपस्थित थी। तो इससे फिर इन लोगों ने प्रूव किया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो केमिकल रिएक्शंस के कारण हुई है, जो सरल अणु थे उन अणुओं की आपस में क्रियाओं के कारण हुई है। तो ये था मिलर और यूरे का प्रयोग। ठीक है, इसमें मेन याद रखना है कि कौन से पदार्थ मिल रहे थे। तो अम्ल, एमिनो अम्ल थे, ग्लाइसिन था, एस्पार्टिक अम्ल था, एलानिन था, नाइट्रोजनी क्षारक थे, कुछ वसा अम्ल उपस्थित थे। ठीक है, फिर ये अगर हम पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति बोले तो पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति की अलग अलग स्टेजें थी, है ना। तो इन स्टेजों, ये क्या था यहाँ पे, ऑर्गेनिक इवोल्वेशन था, है ना, कि कोई भी पदार्थ थे उनके द्वारा आपस में क्रिया हुई, तो वो कैसे हुई, है ना। तो ये स्टेप याद रखना है कि किस तरह से हुई थी। तो सबसे पहले क्या था, हाइड्रोजन, या हम ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन ही बोलते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन था, उसमें फिर आपस में क्रियाएं होने लगी और सारे अलग अलग तरह के तत्व बनने लगे, अलग अलग तरह के परमाणु बनने लगे, है ना। तो सबसे मेन तो हाइड्रोजन है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, इन तीनों तत्वों ने आपस में क्रियाएं करी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा था और साथ में जो वो जो हॉट सूप बना हुआ था, है ना, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, पानी भी था लेकिन उबलता हुआ पानी था, है ना। तो उसमें जो सूप बना था वो क्या कहलाता, हॉट सूप। और उसी पे जो चिपचिपी बूंदे बनी थी इन सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कारण, जैसे फेट हो गया, शुगर हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, नाइट्रोजनी क्षारक हो गए, इनके कारण जो यहाँ पे जो एक चिपचिपी बूंद बनी थी उसको क्या बोला गया था, क्वेसरवेट। और इसी को प्री सेल भी बोलते हैं। प्री सेल का मतलब जो सबसे जीवन की उत्पत्ति में जो सबसे पहले सेल बनी थी वो वाली सेल। ठीक है, तो ये रिएक्शन से याद रखना है कि सबसे पहले फ्री मॉलिक्यूल्स थे, फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, आपस में कंपाउंड होके छोटे छोटे यौगिक बनाने लगे, वो यौगिक और ज्यादा मिल गए। पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे तरह के यहाँ पे मटेरियल बनते गए, उसके बाद में जटिल कार्बनिक अणु बनते गए, उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल बनते गए, और न्यूक्लिक अम्लों के बाद में फिर यहाँ पे जो बायोटिक रिएक्शन है वो सारी चालू हो गई, है ना। और न्यूक्लिक अम्ल में क्या चीज बने थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन बनना चालू हो गए थे, है ना। फिर कार्बनिक विकास चालू हुआ, तो जब कार्बनिक विकास चालू हुआ तो क्या बन गया, क्वेसरवेट बन गया, है ना। कि जब कार्बनिक विकास चालू हो गया तो क्वेसरवेट बन गया। उसके बाद में जब लास्ट वाला चरण आता है तो इसमें क्या बनी, कोशिकाएं बनी, और जो कैसी थी, दूसरे के ऊपर में आश्रित थी, है ना, दूसरी रिएक्शनें करके अपना भोजन बना रही थी। फिर जब वो सारा पदार्थ यहाँ पे दूसरे यौगिक या दूसरे कंपाउंडों में बदल गया तो फिर यहाँ पे 100 कोशी कोशिका या 100 कोशी संरचनाएं बनने लगी, और इसमें क्या निर्मित हो गया, यहाँ पे जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए, है ना, क्लोरोफिल वाली सेल बनने लगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण, सल्फर संश्लेषण, लवणों का संश्लेषण, आयरन का संश्लेषण करके ऊर्जा प्राप्त करने लगे। तो इस तरह से 100 कोशी जीवों की उत्पत्ति हो गई, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल बना था, सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके ये जीव यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे, तो जिसके कारण वायुमंडल में क्या होने लगी, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आने लगी। तो इसी चीज को क्या बोला गया था, ऑक्सीजन क्रांति बोला था। तो ये वर्ड याद रखना कि जो प्रारंभिक 100 कोशी जीव थे उनने जब प्रकाश संश्लेषण चालू हुआ तो कौन सी घटना घटी, तो ऑक्सीजन क्रांति हुई थी, है ना। फिर
यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जीवन की उत्पत्ति अभी जीवन की उत्पत्ति अभी प्रारंभ है या नए जीवन की उत्पत्ति हो रही है क्या? तो नहीं है, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो वातावरण है वो क्या हो गया है, ऑक्सीकारक हो गया है, और जो पहले वातावरण था वो अपचायक था, है ना? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम थी या ऑक्सीजन ना के बराबर थी या थी ही नहीं, तो वहां पे आसानी से जीवन की उत्पत्ति, जीवन के नए जीवन की उत्पत्ति संभव हो सकी थी। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे। फिर यहाँ पे हम वाटर के बारे में बात करते हैं, तो वाटर में ये याद रखना है कि ये क्या है, दरअसल तीनों फॉर्म में मिल रहा है, और आसानी ये वाटर को क्या बोलते हैं, थर्मल बफर भी बोलते हैं। थर्मल बफर का मतलब ये हो रहा है कि ये टेम्परेचर के अनुसार बदल जा रहा है या अपनी जो प्रॉपर्टियां है वो बदल ले रहा है ना, कि अगर उसको हम लो कर दो तो वो बर्फ में बदल जा रहा है, मीडियम टेम्परेचर पे है तो लिक्विड में है, हाई टेम्परेचर हो गया तो रैप में बदल जा रहा है या वो वाष्प में बदल जा रहा है ना, भाप बन जा रहा है। तो ये क्या है, थर्मो बफर है कि ये टेम्परेचर के अनुसार बदलते रहता है। साथ में इसमें ये क्या है, एक अच्छा विलायक है, हर चीज के साथ में जुड़ जाता है, हर चीज को अपने से जोड़ लेता है, नए कंपाउंड्स बना लेता है। और इसके जो मॉलिक्यूल्स है जैसे हाइड्रोजन और कार्बन है, उनको आसानी से हम हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अलग कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसको तोड़ना, है ना, वाटर को आसानी से तोड़ सकते हैं। फिर यहीं पे बात आती है जीवन की, और तो मार्स, है ना, मार्स के बारे में, अभी मंगल के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी, तो उसमें मार्स क्या है, रोमन गॉड का गॉड थे, जो युद्ध के देवता थे, है ना। ये चीज याद रखना, मार्स का नाम किस पे रखा गया है, ये जो रोमन में जो युद्ध का देवता जिसे मानते हैं उसके आधार पे, और इसी पर अभी जीवन की उत्पत्ति की संभावनाएं है ना। फिर यहीं पर याद रखना है कि जो अभी जो नासा के द्वारा जब जनवरी 2004 में एक क्राफ्ट छोड़ा गया था, तो उससे जो डाटा आया था उसमें पता चला था कि मार्स की सरफेस पर या उसके वातावरण में हाइड्रोजन परऑक्साइड के अणु है ना। तो ये चीज याद रखना है कि मार्स पे पृथ्वी के जैसे ही वहां पर क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अणु है ना। फिर अभी दूसरी चीज याद रखना है, सितंबर 2009, है ना, चंद्रयान फर्स्ट, है ना, तो उससे प्रूफ हो गया था कि मंगल ग्रह पर पानी के मॉलिक्यूल्स है ना। और फिर अभी जो नासा और जो इसरो है, ये दोनों क्या है, स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उससे ये है कि 2030 तक ये वहां पर मनुष्य वाली कॉलोनियां बना लेंगे और वहां पे रहने के लिए तैयारियां कर लेंगे, है ना। ये कौन आया इतना लेट? ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ तक, इतनी चीजें याद रखना है ना। अगर दूसरी चीज याद रखना है तो मार्स के बारे में याद रखना है कि 2005 में मार्स ऑर्बिटर चालू छोड़ा था, जिससे ये सारा डाटा आया था, है ना। यहाँ तक ठीक है? अरे यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अब ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, शायद डायग्राम से तो पहचान आ ही गया होगा कि ये क्या चीज बताने वाला हूँ। क्या है ये, डायग्राम से बताओ। क्या हुआ है, सबको बोलो, जल्दी, आज टाइम कम है। अरे बस मोबाइल चालू करके रखे हुए हैं। हाँ, त्रिवेणी, मोबाइल चालू करके रख दिया है क्या? आयुषी, स्वाति,
ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या बताने वाला था, ये जैव विकास के प्रमाण के सिद्धांत थे। यहाँ तक तो क्या हो गया कि जैव विकास हुआ, कैसे हुआ ये चीजें बता दी, क्या क्या रिएक्शन हो रही थी वो सारी चीजें बता दी है ना, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। अब क्या हो रहा है, जीवन की उत्पत्ति जब होगी तो हम विकास को कैसे समझ रहे थे। यहाँ पे दो तरह के ऑर्गन हमको देखने को मिलते हैं, एक रहता है समजात और दूसरे रहते हैं संवृत्ति अंग, है ना। तो समजात अंग में क्या चीज हो रही थी, वे अंग हो रहे थे जिनके क्या हो रहे थे, संरचनाएं समान थी लेकिन कार्य भिन्न भिन्न थे। जैसे ऊपर के डायग्राम में यहाँ पे दिख रहे हैं मनुष्य के पैर है ना, यहाँ पे ये एक बाघ का पैर है, चमगादड़ के ये वेल का आगे वाला फीन है ना, फिर चमगादड़ का आगे का वो पंख है ना। तो ये सब की संरचनाएं कैसी है, समान है, लेकिन इनके कार्य सबके कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। नीचे साइड तो ये क्या हो गया, समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन हो गए। एनालोगस, एनालोगस में क्या चीज आ रही कि यहाँ जैसे कीट वगैरह हो गए, इनके कुछ ये पंख दिए हुए, सबकी संरचनाएं अलग अलग है, उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन इन सभी के कार्य एक ही जैसे हैं। ये सब क्या है, उड़ते हैं। तो ये क्या है, समजात और संवृत्ति अंग है। इसके चार्ट सारे लोगों के पास है कि कौन से क्या है, तो वो चीज अभी यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर अगली चीज क्या आती है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं, अच्छा ये कुछ संयोजी कड़ियां दी हुई है, ये संयोजी कड़ियां नोट करना है ना, कि वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी। उसके बाद में ना, ये बेटा किसका माइक चालू हुआ है, माइक बंद करो। ठीक है, युगलीना। युगलीना क्या है, पादप जंतुओं की है। प्रोरोस्ट स्पेंजिया क्या है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की है ना। फिर पोरीपेट्स, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो ये ऐसी यहाँ पे और भी दी हुई है, ये भी मैं यहाँ पे सेंड करूंगा। उसके बाद ये नीचे साइड में आर्कियोप्टेरिक्स को याद रखना है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी है। फिर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, किसके अंदर में, मनुष्य के अंदर के यहाँ पे हमने दिखाया है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या चीज हो रही है कि जो वे अंग जो अवशेषी है और जो शरीर में उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी उपस्थित है, तो वो वाले ऑर्गन क्या कहला रहे हैं, अवशेषी अंग कहला रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आई की निमेश मेम्ब्रेन दी हुई है ना, पॉइंट कैनाइन्स दिए हुए हैं ना, मोलर, थर्ड मोलर दिया हुआ है जो पीछे साइड में रहता है, जिसको हम अक्कलदाढ़ बोलते हैं ना। वर्मी फार्म अपेंडिक्स है ना। ईयर्स की मसल्स और हेयर है यहाँ पे चेस्ट के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो हेयर है वो। तो मनुष्य में जो है टोटल 90 या 90 से भी अधिक क्या है, अवशेषी अंग है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये अवशेषी अंग याद रखना है कि कौन से, मेन तो याद रखना है निमेश झिल्ली और वर्मीफार्म अपेंडिक्स याद रखना है कि ये मनुष्य के अंदर में यहाँ पे अवशेषी अंग है ना। फिर जो यहाँ पे विकास हो रहा है, ये वर्डिंग नोट कर लो थोड़ी सी, कि जो केमिकल विकास या रासायनिक विकास होता है वो कहलाता है कैमोगैमी। कैमोगैमी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट नोट करो, बफन। बफन को फादर ऑफ इवोल्वेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मतलब विकास की जो थ्योरिया दी थी वो सबसे पहले बफन ने दी थी। बफन, क्या, बफन ने, बफन ने विकास की थ्योरी दी थी, इसीलिए बफन को फादर ऑफ इवोल्वेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, कि भ्रूणीय विकास के प्रमाण की हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, किसी भी जीव से मतलब सारे जो जीवों की जो या जो भ्रूणीय जो, एक सेकंड यार बेटा, ये कौन मेरे से पासवर्ड मांग रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये भ्रूणीय भ्रूणीय विकास का भी प्रमाण है कि जो जीव है उनकी जैसे पूर्वज, जैसे हम यहाँ पे मनुष्य देखें तो ये मनुष्य का एम्ब्रियो और फिश का जो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पे समान दिख रहे हैं ना, पक्षी देख रहे हैं, कछुआ देख रहे हैं, खरगोश देख रहे हैं, है ना, ये मुर्गी देख रहे हैं, तो इनके सबकी जो भ्रूणीय अवस्था है लगभग लगभग सेम है, फिर ये विकसित होकर अलग अलग रूपों में बदल जा रहा है ना। तो इसमें ये चीज बोली थी कि भ्रूणीय अवस्था में सारे जीव लगभग लगभग समान है, और वही अपने नए जब नई चीजें आती है तो उसको दोहराते रहते हैं, या कोई विकास भी हो गया है तो वो अपने पूर्वज की जो चीजें हैं उसको वापस से दोहराते रहते हैं ना। और इसी को क्या बोलते हैं, जाति व्यक्ति वृत्ति। जब वो अपने पूर्वज, ये वर्ड यूज कर मतलब नोट करो, व्यक्ति वृत्ति, व्यक्ति वृत्ति का मतलब ये होता है जब वो अपने पूर्वज के विकास को दोहराता है, और जाति वृत्ति मतलब जो अपनी प्रजाति के पुराने भ्रूणीय अवस्थाओं को दोहराता है, तो वो अवस्था कहलाती है जाति वृत्ति। और जब अपनी ही जाति की पूर्वजों की अवस्थाओं को वो दोहराता है तो वो कहलाता है व्यक्ति वृत्ति। ठीक है, फिर यहाँ पे जीवाश्मों का अध्ययन आता है ना, तो जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलेनोलॉजी, है ना, कि जीवाश्मों के द्वारा हमको पता चलता है कि कैसे किस तरह से विकास हुआ, और जो भी जीवाश्म है वो किस, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो जीवाश्म है वो किस चट्टानों के अंदर में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सेलामेंट्री रॉक में, सेलामेंट्री मतलब क्या, अवसादी चट्टानों में, ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं जीवाश्म, ये नोट कर लो, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कृष्णा, ये कृष्णा कुछ कहना चाह रहा है क्या, कृष्णा जी कौन है, ये कुछ कहना चाह रहा है बेटा, ठीक है, नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। तो जीवाश्मीय प्रमाण है ना, तो सबसे पहले क्या चीज आ जाती है, यहाँ पे हमने जो चीज देखी थी, हाँ, जीवाश्मों का अध्ययन करना क्या कहला रहा था, पैलेनोलॉजी कहला रहा था, है ना। अब यहाँ पर हमको जो सबसे पहला अगर एक हम जिसके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं वो क्या है, ये आर्कियोप्टेरिक्स है ना। आर्कियोप्टेरिक्स में क्या है, ये पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी थी, और जिसमें पक्षी के भी लक्षण दिखाई दे रहे थे और सरीसृप के भी दिखाई दे रहे थे, है ना। और तो इसको इसको याद रखना है ना कि ये सरीसृप जीवास, बेटा ये कौन है, माइक बंद कर दो। सर आप ही बंद कर दो। मैंने बंद किया था, फिर से खोल दिया हमने। अरे यार, सारे लोग माइक बंद रखेंगे यार बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक विकास का भी क्रम दिख रहा है कि कैसे, तो पहले स्टेजोसारस थे, उससे पहले यहाँ पे, उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स वाला का समय था, फिर आर्कियोप्टेरिक्स के साथ में यहाँ पर क्या था, क्रोकोडाइलियन थे, फिर प्रीनोडियंस थे। ये प्रीनोडियंस जो है ये कैसे थे, उड़ने वाले डायनासोर्स थे जो उड़ भी सकते थे, साथ में शाकाहारी और मांसाहारी सब थे, और ये सारे के सारे क्या हो गए, विलुप्त हो गए, और इनके जो अवशेष है वो सारे अवशेष कहाँ मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें जीवाश्म की आयु की, हमको कैसे जीवाश्म कितना पुराना है वो पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं। एक है द क्लॉक ऑफ द रॉक मेथड, और या इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्लॉक, है ना। और इसमें फिर आती है कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, है ना, और भी पदार्थों का
ये यार बेटा ये माइक बंद करो ना, कौन है माइक्रोमैक्स वाले? हाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये पोटेशियम, इसके भी आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं, कार्बन के आइसोटोप को यूज करते हैं, यूरेनियम के, रुबेडियम, थीरियम, इनके आइसोटोप्स को यूज करते हैं, और उससे फिर हम यहाँ पे पता करते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद लिख लो सारे लोग, क्लॉक ऑफ द रॉक मेथड। क्लॉक ऑफ द रॉक मेथड, या इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्लॉक। ठीक है, और इसमें फिर करते हैं कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, और कार्बन की हाफ लाइफ याद रखना है 5600 साल। कि इतना पुराना अगर कोई कोई जीवाश्म है तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो उसके बाद आता है यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग में उसकी एज है 3.5 बिलियन ईयर। तो इतने ईयर तक के हम पुराने जीवाश्मों को पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है ना। उसके बाद में ये जो पैलेंटोलॉजी है उसमें लियोनार्डो द विंसी है ना, लियोनार्डो द विंसी, ये नोट करो, लियोनार्डो द विंसी, इनको फादर ऑफ पैलेनोलॉजी कहते हैं ना। इनने सबसे पहले जीवाश्मों का अध्ययन चालू किया था। फिर से बोलिए। लियोनार्डो द विंसी, लियोनार्डो द विंसी, फादर फादर ऑफ पैलेनोलॉजी। ये थे पुराने, और नए मॉडर्न पैलेनोलॉजी के फादर हैं क्यूरी, क्यूरे, क्यूरे है ना, मॉडर्न पैलेनोलॉजी के। फिर यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम की हाफ लाइफ, और पोटेशियम की 1.3 इंटू 10⁹ ये यहाँ पे अब ये कुछ स्लाइडें दिखा रहा हूं मैं, ये इसको बता नहीं रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, दरअसल अर्थ का एक फिजियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, कि कितना टाइम पृथ्वी पर हुआ है और किस आधार पे हुआ है ना। तो ये क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है अर्थ की, किस टाइम में कौन से जीव थे, किस तरह के जीव थे। तो इसको मैं अभी सेंड कर दूंगा, जो बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे उन लोगों को, तो उसमें से ये पढ़ना, और कोई डाउट रहेगा तो फिर बताना है ना, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन है कुछ नहीं। बस इसमें इस साइड में ये जो एरा का टाइम दिया हुआ है, एरा का नाम दिया हुआ है, कौन सा युग, ये याद रखना है, और उसकी एज, और उसमें कौन से जीव थे, है ना, ये बार याद रखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में। बेटा कौन पेन चला रहा है, इस पे से हटाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कुछ जीवित जीवाश्म दिए हुए हैं ना। तो ये जीवित जीवाश्म का मतलब क्या है, कि जो है, लेकिन जैसे हमने डाइटम्स के बारे में पढ़ा था, डाइटम्स को भी एक तरह से क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर में क्या रहता है, सिलिका पार्टिकल, इसके लिए बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होते और रहते हैं, है ना। तो ये नाम दिए हुए, ये भी कुछ यहाँ पे याद रखना। फिर ये घोड़े का विकास, अब आता है सबसे मेन चीज, कि घोड़े का विकास। तो ये भी क्या है, जीवाश्मों के द्वारा ही हमको पता चला है कि किस तरह से घोड़े का विकास हुआ है ना। तो यहाँ पर ये
इनका सीक्वेंस याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, पॉलीहिप्पस, है ना। लास्ट में दिया है इक्वस। इक्वस क्या है, मॉडर्न हॉर्स है, जो अभी का जो घोड़ा है वो, ये जो यहाँ डायग्राम में ऊपर दिख रहा है मॉडर्न हॉर्स है ना। तो इलियोहिप्पस क्या है, उससे छोटा है। मीजोहिप्पस उससे छोटा है। मीजोहिप्पस उससे, इयोहिप्पस, इयोचिप्पस कैसा है, और ज्यादा छोटा है। तो ये याद रखना है कि किसके बाद किसका विकास हुआ है, इसका सीक्वेंस भर याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे अनुकूलनीय विकिरण है ना। अनुकूलनीय विकिरण का मतलब ये चीज हो रही है कि जो जीव थे वो सारे के सारे, पहले जब पृथ्वी एक कॉन्टिनेंट थी पूरा, और जब एक कॉन्टिनेंट थी मतलब एक बड़ा सा भूभाग था, सारे के सारे महाद्वीप जब जुड़े हुए थे, तो उस जो कॉन्टिनेंट्स था उसको क्या बोल रहे थे, यहाँ पे पेंजिया बोल रहे थे। यही बोल रहे थे, है ना। तो उसको क्या बोल रहे थे, पेंजिया। जब सारा का सारा पृथ्वी एक साथ थी तब। और फिर उसमें क्या हुई, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई। टेक्टोनिक मूवमेंट्स का मतलब ये हो रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें मूवमेंट्स हुई, जिसके कारण अलग अलग महाद्वीप बन गए। और जब जो भी जीव जहां पर भी था वो अलग अलग तरह से हो गया, और उस जीव ने अलग अलग स्थान के वातावरण के अनुसार, वहां के इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, और वहां पर वो विकसित होने लगा। और इसी तरह से क्या हो गया, अलग अलग तरह के जीव बन गए। जैसे हम ह्यूमन भी है, तो हम भी क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन के ही एक एग्जांपल है। कि जैसे ऑस्ट्रेलियन हो गए, अमेरिकन हो गए, अफ्रीकन हो गए, कैरेबियन हो गए, अलग अलग जगह के ह्यूमन, अलग अलग तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, अलग अलग उनकी बॉडियों की कैपेसिटियां है ना। तो ये क्या है, अनुकूलनीय विकिरण की एक ही जगह पे कोई जीव था, वही क्या हुआ, दूसरे जगह पे चले गया और एक नए जीव का विकास कर लिया। नितिन सर है शायद। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी फिर ठीक है। हमारे साथ में हमारे एक नितिन सर है, जो हमारे बहुत ही अच्छे गाइड है, जो हमको टीचिंग वगैरह वो बताए हैं। थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो विकास हो गया, इस विकास के बाद में क्या आ रहा, हमने अलग अलग तरह की थ्योरियां पढ़ी थी। लैमार्कवाद पढ़ा था, डार्विनवाद पढ़ा था। तो ये जो लैमार्कवाद, डार्विनवाद था, इनमें क्या बताया गया था कि जीव अलग अलग तरह से विकसित हो रहा था। यहाँ पे मैं वो दोनों बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारा पता है। बस यहाँ पे उनकी बुक का नाम याद रखना। जो लैमार्क था, उन्होंने अपनी बुक फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजिक, फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी में जीव ने कैसे विकास किया, कैसे वो अनुकूल हुए, कैसे नई जाति की उत्पत्ति हुई, कैसे नए ऑर्गन उसमें डेवलप हुए, वो बताया था। तो बुक का नाम नोट कर लो, फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी। उसके बाद लैमार्कवाद में हमने आलोचनाएं देखी थी। तो आलोचनाओं में क्या था कि उनको कुछ लोगों ने गलत बोला था। तो उसमें जो फोर्थ वाला पॉइंट आ रहा था कि ठीक है, जो जीव जिस स्थान पे या जिस अंग का जितना ज्यादा प्रयोग करता है, वो अंग उतना ज्यादा विकसित होता है। यही उनका पॉइंट क्या था, सही माना गया था। बाकी सारे पॉइंट्स गलत मान रहे थे। लेकिन इन्होंने जो थ्योरिया दी थी वो बहुत सही थी। तो बाद में इसको उनका वापस से एक नया एक थेरेपी, एक नई थ्योरी दी, और उस थ्योरी को क्या बोला था, नव लैमार्कवाद। और उसमें फिर इनकी जो गलतियां हुई थी उसको सुधार लिया था, है ना। फिर अगला सिद्धांत आता है जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म या जनन द्रव सिद्धांत। तो इसमें क्या बोला था कि सभी जीवों में जनन एक जर्म प्लाज्म होता है, और मेल फीमेल का जर्म प्लाज्म मिलके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है ना। और इस सिद्धांत को दिया था विजमैन ने। सारे बच्चे लोग ध्यान से सुने एक चीज। दरअसल टाइम लिमिट हो गया 40 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। तो कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगी अब, है ना। तो किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो अब मेरे को मैसेज करेगा। और क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए हम लोग कल वाली क्लास में इसके आगे का चैप्टर देखेंगे, ठीक है। अगर किसी को अभी कुछ बोलना है, दरअसल टाइम लिमिट खत्म हो रही है, सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं ना। तो अब आगे का फिर अब कल कर पाएंगे। और अगर 2 क्लास लगते हैं,
क्या अभी सेकंड क्लास भी हाँ, सेकंड क्लास का भी समझ नहीं आया है। इस पे सॉफ्टवेयर में अगर कुछ रहता है ऐसा तो मैं देखता हूँ, अभी देख नहीं पाया था कल। अगर होता है तो मैं मैसेज करूंगा सारे लोगों को। जी। ठीक है, ठीक है। लास्ट 20 ओके सर। मिनट, यस सर। 20 सेकेंड बचा। ठीक है, कल मिलते हैं सारे बच्चे, है ना।